आपके सामने एक बार फिर से हाज़िर हूँ और ये जो नेहरू जी के विचारों को लेके एक तरह की श्रृंखला मैंने शुरू की है, उसमें अक्सर हर हफ्ते आपके पास आता हूँ और नेहरू जी से जुड़े किसी सामयिक विषय पर या ऐसे विषय पर जो हमारे भविष्य से कोई रिश्ता रखता है, मैं आपसे बात करता हूँ। इधर 1-2 हफ्ते से विलम्ब हो गया था, दूसरे कामों में फँसा हुआ था, आपके पास नहीं आ पाया। लेकिन अब जब देश की नई शिक्षा नीति आई है, तो मन हुआ कि क्यों ना आपसे इस बारे में बातचीत की जाए। तो कल मैंने ये तय किया कि विषय होगा नेहरू जी की शिक्षा नीति। तो कई अग्रजों ने, बड़े भाइयों ने सबने ये अनुरोध किया कि मैं नई जो नेहरू जी की शिक्षा नीति पर तो बात करूँ ही और अगर हो सके तो नई शिक्षा नीति से उसकी तुलना भी कर लूँ। तो अग्रजों का जो अनुरोध होता है वो आदेश की तरह ही होता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ अगर इसमें समानता हो या कुछ दोनों में अलग-अलग हों, एक-दूसरे के पे असर हो, तो उसका ज़िक्र भी आपसे कर लूँगा। तो पहली बात तो मैं ये देखता हूँ कि ये जो शिक्षा नीति लागू हुई है, इसने पहला काम जो किया, जो सबसे उजागर दिखाई दे रहा है, वो उसने एचआरडी मिनिस्ट्री माने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम वापस से शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। तो इस तरह से इसने अगर अपने पोस्टर पे देखें, नेम प्लेट देखें अगर इस शिक्षा नीति की, तो इसने राजीव गांधी की शिक्षा नीति ने जो उसपे नेम प्लेट लगाई थी शिक्षा के आगे, उसे उखाड़ के रख दिया है और जो नेहरू जी ने जो नेम प्लेट लगाई थी, उसे वापस ले आया है। क्योंकि शिक्षा विभाग नेहरू जी के ज़माने में भी होता था, इंदिरा गांधी के ज़माने में भी होता था, मोरारजी देसाई के ज़माने में भी होता था। 1986 में राजीव गांधी जब नई शिक्षा नीति लेके आए, तो शिक्षा ही उससे बाहर हुई और उसका नाम हो गया मानव संसाधन विकास। और उसपे लोगों का भी जो विद्वान उस समय के थे, उनमें आपत्ति थी कि भई अगर मानव साधन है, तो फिर साध्य क्या है? किसके लिए किया जाना है? भई सब मशीनें हमारे लिए हैं। क्या हम भी किसी के लिए हैं? तो हम संसाधन है तो हमारा उपयोग कौन करेगा? मनुष्य अगर संसाधन है, तो क्या कोई सुपर ह्यूमन है जो उसका इस्तेमाल करेगा? ऐसी बातें आई थी। लेकिन ये फिलहाल ये जो शिक्षा नीति अभी आई है, तो इसने वापस जो शिक्षा मंत्रालय नाम किया है, वो नेहरू जी के तरफ वापस जाने की बात है। दूसरी बात ये आई इस शिक्षा नीति की एक और अच्छी बात ये है, मैं नेहरू जी पे आऊँगा लेकिन थोड़ी-सी भूमिकाएँ कर ली जाएँ। इस शिक्षा नीति की एक अच्छी बात ये है कि इसने अपने आप को नया कहा भर है लेकिन ये नई जैसी है नहीं। इसने जो अपना ड्राफ्ट में ही ये जो जो उसका पूरा खाका आया है, उसमें आप उसका परिचय पढ़ें, तो परिचय में ही शिक्षा नीति में ये लिखा गया है कि 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी, उसके जो लक्ष्य थे, उसी को पूरा करना हमारा उद्देश्य है। और उसमें जो चीज़ें रह गई हैं उन्हें आगे बढ़ाना है और कुछ चीज़ें जोड़नी है। माने ये राजीव गांधी की शिक्षा नीति से खुद को अलग नहीं कर रही है, उसी का एक्सटेंशन जैसा मान रही है, ये इसी नीति में लिखा हुआ है, मैं अलग से नहीं कह रहा हूँ। तो हो सकता है अखबारों में, टेलीविज़न चैनल्स में आप इसको बहुत रिवॉल्यूशनरी पढ़ें, लेकिन नीति खुद को ऐसा कुछ भी घोषित नहीं कर रही है। तीसरा किसी नीति की पहचान होती है कि उसने लक्ष्य क्या रखा है। तो लक्ष्य के मामले में ये नीति अत्यंत उदार है, क्योंकि इसने आज भी वही लक्ष्य रखा है, जो 1968 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थीं और उनने जो शिक्षा का लक्ष्य रखा था, वही लक्ष्य इस नीति ने भी रखा है और वही लक्ष्य 1986 की राजीव गांधी की नीति ने भी रखा था। माने नरेंद्र मोदी जो 2020 में शिक्षा नीति लेके आए हैं, उसका लक्ष्य वही है जो 34 साल पहले राजीव गांधी की शिक्षा नीति में था और सन 68 में इंदिरा गांधी की शिक्षा नीति में था। वो लक्ष्य क्या था? लक्ष्य भी आपको बता दें। 68 की नीति में भी ये कहा गया था कि हमें जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करना है और इसी बात को सन 86 में राजीव गांधी ने दोहराया कि हमें जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च करना है। तो ना तो इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक वो बजट 6% पे पहुंच गया। राजीव गांधी के बाद भी नरसिंह राव है, उनके समय में एक संशोधन हुआ था कुछ बड़ा सा, तो वो अमेंडमेंट जैसा हुआ था, तो 1992 में भी एक तरह से एक बार प्रारूप शिक्षा नीति का आया। तो ना तो राजीव गांधी के समय में वो 6% का लक्ष्य प्राप्त किया जा सका और ना ही उनके बाद वीपी सिंह आए, फिर नरसिंह राव आए, फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए, बीच में देवगौड़ा आए और अन्य प्रधानमंत्री आए। उसके बाद 10 साल मनमोहन सिंह रहे और अब 6 साल नरेंद्र मोदी को हो गए हैं। तो जो सन 68 में 6% का लक्ष्य रखा गया था, जिसे 86 में दोहराया गया, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसलिए इस शिक्षा नीति में भी फिर से एक बार वही लक्ष्य रखा गया है, जो इंदिरा गांधी ने सन 68 में रखा था, राजीव गांधी ने सन 86 में रखा था कि हमें 6% के आसपास जीडीपी का खर्च शिक्षा के ऊपर करना है। तो इस मामले में भी कोई नयापन नहीं है। तीसरी बात है कि ये शिक्षा नीति ये भी बताती है कि नरेंद्र मोदी
अपने कार्यकाल में इस लक्ष्य को पूरा नहीं करेंगे। उन्होंने उसमें रखा है कि 2030 से 2040 के बीच में इस शिक्षा नीति को, जो अभी अभी आज जो कल परसों में लागू हुई है 2020 में, उसे लागू किया जाएगा। तो माने ये हुआ कि आज 20 में आई है और 40 तक हम इसे लागू करने की इन प्रिंसिपल कागज पर लिखित पढ़त में ये इच्छा सरकार की है कि अगली 20 साल में यह शिक्षा व्यवस्था लागू हो जाए। तो 34 साल बाद आई है और 20 साल बाद लागू होनी, तो 20 साल तो बहुत लंबा समय होता है। इसका मतलब ये सरकार या प्रधानमंत्री या मंत्री ये मान रहे हैं कि हमारे बाद में आने वाले लोग इस पे अमल करेंगे, तो इसमें कोई हड़बड़ी तुरंत कुछ होने वाला अभी जल्दबाजी में नहीं है। एक चीज और है कि शिक्षा नीति बनाना केंद्र का काम है, लेकिन जो राज्य के बोर्ड अलग अलग होते हैं और दूसरी तरह से काम होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनके बोर्ड अलग है, तो इम्प्लीमेंट करना उनका काम है। ये कॉन्करेंट सूची में होता है शिक्षा का मामला, तो केंद्र का भी इसमें जिम्मेदारी होती है और राज्य की भी होती है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि कैसे लागू होगा। ये कुछ मोटी मोटी बातें मैंने कही कि जिससे आप समझ सकें कि ये कंटिन्यूटी में है। जो सन 47 से इस देश में शिक्षा नीति चली आ रही है, ये उसका एक एक्सटेंशन है, कोई रिवॉल्यूशन नहीं है। विचार के लेवल पर अगर आपकी दिलचस्पी हो तो मैं बता दूं कि ये बहुत ही अच्छी शिक्षा नीति है, क्योंकि अगर इसमें जो शब्द लिखे हैं, इन शब्दों का वही अर्थ है जो शब्दकोश में बताया गया है, तो मैं इस शिक्षा नीति की भारी प्रशंसा करूंगा। हाँ, कल को शब्दों के अर्थ बदल जाएं, लोकतंत्र का अर्थ अगर मान लीजिए तानाशाही हो जाए, तो आपको हमें विरोध करना पड़ेगा, लेकिन अगर लोकतंत्र लिखा है तो हम इसकी तारीफ करेंगे। तो इसमें यही कहा गया कि हमें बहुत बहुलतावादी समाज के लिए बच्चों को ट्रेंड करना है। हमें इस तरह की पढ़ाई करानी है कि बच्चों की संविधान के प्रति आस्था जगे, डेमोक्रेसी मजबूत हो, भारत के जो अलग अलग हिस्से हैं सबके प्रति एक प्रेम की भाव आए, बच्चों में करुणा उत्पन्न की जाए। ये सब चीजें मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, इस शिक्षा नीति में ही, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मैंने यहाँ मोबाइल पे खोली हुई है, इसी में ये सब बातें बड़ी सुंदर शब्दों में लिखी हैं। और इसी में जो मैंने शुरू में कहा कि उन्होंने, एक मैं जोड़ ही दूं, पिछली नीतियों के बारे में इसमें लिखा है, ऐसा ना लगे कि मैं कोई मन से बात जोड़ना हूं। तो ये 2020 की शिक्षा नीति पिछली नीतियों के बारे में कहती है कि शिक्षा पर पिछली नीतियों का जोर मुख्य रूप से शिक्षा तक पहुंच के मुद्दों पर था। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे 1992 में संशोधित किया गया था, कि अधूरे काम को इस नीति के द्वारा पूरा करने का भरपूर प्रयास किया गया है। तो ये सरकार, भारत सरकार घोषणा कर रही है कि जो राजीव गांधी ने शिक्षा नीति बनाई थी, उसके जो टारगेट अधूरे रह गए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हम ये नीति लाए हैं। ये नीति बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है, इसमें कहीं राजनीतिक बू आ ही नहीं रही है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार अगर राजीव गांधी की शिक्षा नीति के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए इतनी बड़ी नीति लेके आया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई राजनीतिक प्रश्न ढूंढने की जरूरत बचती है। और लक्ष्य भी हम अगर ये लेके आए हैं कि सन 86 में जो था, सन 68 में इंदिरा गांधी ने जो तय किया था और राजीव गांधी ने जो तय किया है, उसे नरेंद्र मोदी पूरा करेंगे, तो ये तो हमें लगता है कि बहुत ही एक आदि, कल को कोई दूसरी पार्टी की सरकारें भी आए तो उन्हें इससे सीखना चाहिए कि हम राजनीतिक उसके विचार के कारण शिक्षा को कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और इसके जो फिर इसमें 2009 के सर्व शिक्षा अभियान का भी बहुत जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि पिछली नीति के बाद से एक बड़ा निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 रहा है, जिसने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु कानूनी आधार उपलब्ध कराया। तो ये मनमोहन सिंह को भी इसमें श्रेय दे रहे हैं कि आप 2009 में जो शिक्षा का अधिकार आप लेके आए थे, वह भी इस नीति का बड़ा आधार है। इसलिए भी मुझे लगता है कि इसमें बहुत राजनीतिक ना होकर ये शिक्षा पे ही इसमें ध्यान दिया गया है। और जो कल्पना इसमें की गई है, वो लाइन भी पढ़ के सुना देता हूँ कि संविधान द्वारा परिकल्पित, हिंदी थोड़ी सी आप लोगों को जटिल लग रही हो क्योंकि हिंदी में बहुत ज्यादा जोर हो गया है, तो इतना जोर हो गया कि पढ़ने में नहीं आ रही है, लेकिन है हिंदी, ये मैं पढ़ दूं। संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें ऐसे शिक्षार्थी, विद्यार्थी या छात्र शब्द का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है, इसमें शिक्षार्थी शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि उस शब्द का प्रयोग हम लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में बहुत कम करते हैं, तो वो शब्द लाके रखा गया है। तो ऐसे बच्चे हमें पढ़ाने हैं जो समावेशी बहुलतावादी समाज में योगदान दें। तो समावेशी का मतलब होता है सब मिलजुल के रहें, भाईचारा। और बहुलतावादी का मतलब होता है कि मैं हिंदू हूँ, आप मुसलमान हैं, कोई पारसी है, कोई सिख है, कोई इस जात का है, कोई इस क्षेत्र का है, तो वो रहें तो सब, लेकिन सब हिल मिल के रहें। तो ये प्रेम और सौहार्द बढ़ाने वाली चीज है और संविधान की भावना, लोकतंत्र की भावना को मजबूत करने वाली चीज है। इसमें राष्ट्रीय गौरव का भी है, राष्ट्रीय गौरव का भी बच्चों को एहसास हो, ये बात भी इसमें कही गई है। तो ये तो जब से ब्रिटिश गए हैं भारत से, तब से ही राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने वाली चीजें हम पढ़ते आए हैं, क्योंकि हम लोगों ने ना पढ़ी होती, जैसे मैं तो 20-25 साल पहले पढ़ा,
ग्रेजुएशन करके निकला तो उस समय भी मैं भगत सिंह को जानता ही हूँ। मैंने अपनी 7वीं 8वीं तक की किताबें में पढ़ा, चंद्रशेखर आज़ाद को जानता हूँ, सुभाष चंद्र बोस को जानता हूँ, स्वामी विवेकानंद को जानता हूँ, महारानी लक्ष्मीबाई को जानता हूँ और उन सारी कहानियों में यही आया है कि हमने अंग्रेज़ों से विरोध किया, हमने उनसे लड़ाई ली, देश की आज़ादी के लिए कितना संघर्ष किया, वो सब बातें ही आई हैं। तो जो राष्ट्रवाद की भावना तो शुरू से ही भारत की शिक्षा नीति में, हर देश की शिक्षा नीति में शामिल होती है, तो इसमें है। एक चीज़ और जोड़ दूँ, चूँकि आदेश हुआ था, मेरे बात नेहरू जी की पर ही आ रहा हूँ, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें एक और बड़ी चीज़ आई है, इस शिक्षा नीति में जो नई वाली है। अभी तक सरकारी पढ़ाई कक्षा 1 से शुरू होती थी, 1 से 5, 5 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से बीए, एमए इस तरह से होता था। और लेकिन हमारे देखते-देखते 3 क्लासें और आ गई थी, जो लंबे समय से चल रही हैं। प्राइवेट स्कूलों में चलती थी, सरकारी में अभी नहीं है। वो है एक तो नर्सरी, केजी और एक प्ले नाम की चीज़ आ गई, जो 3 साल बच्चा कक्षा 1 से पहले पढ़े, वो प्राइवेट स्कूलों में चलता है। तो वो भी अब सरकार ने मान्यता देती है। अब सरकारी की जो नीति है वो कहती है कि ये प्ले से लेके 1 तक 1 खंड, फिर 1 और 2 2 खंड, 3 से 5 3 खंड और फिर ऐसे आगे बढ़ाती है। तो जो अभी तक प्ले और नर्सरी के लिए कोई पाठ्यक्रम नहीं होते थे, कोई सरकार का उसमें दखल नहीं था, वो इसमें हो जाएगा। एक और अच्छी चीज़ इसमें कही गई है, वो ये है कि बच्चों को नाश्ता दिया जाए। अभी तक क्या है, मिड डे मील का मामला था, तो मिड डे मील तो दिया ही जाना है, लेकिन अब सरकार की मंशा ऐसी है कि लोगों को, बच्चों को, छोटे बच्चों को सुबह का नाश्ता भी स्कूल में मिल जाए। ये इसकी कुछ मोटी-मोटी बातें मैं जो समझ पाया हूँ और मुझे इनमें से किसी बात पर कोई ऐसी खास अड़चन समझ में नहीं आ रही है। और मुझे लगता है अगर ये इम्प्लीमेंट कोई सरकार करती है या आगे वाली सरकारें करती हैं, ये करती है, क्योंकि 2040 तो लंबा समय है। टेक्निकली 5 सरकारें, 4 सरकारें तब तक हमारे बीच में बदल चुकी होंगी, तो उन्हें भी उत्तरोत्तर इस पे काम करना चाहिए। और एक चीज़ जिनकी अखबारों में चर्चा हो रही है, वो ये है कि इसमें कहा गया है कि भारतीय भाषाओं में प्राइमरी तक की पढ़ाई हो। तो मुझे थोड़ा-सा आश्चर्य इस रूप में हुआ कि ये ऐसी कोई चर्चा करने का विषय नहीं था, क्योंकि भारत में जब से आज़ादी के बाद से हर स्टेट अपनी ही मातृभाषा में, जो उसका माध्य गुजरात है, तो वहाँ प्राइमरी की पढ़ाई गुजराती माध्यम से ही होती है, बंगाल में बंगाली से होती है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो हमारे यहाँ हिंदी में होती थी, केरल में मलयाली में होगी, तो वो पहले से ही हो रही थी। उसमें ऐसी कोई नई बात लगती नहीं है। हाँ, अगर उसको कोई चुनौती कहीं से पैदा हुई है, तो वो इंग्लिश मीडियम से हुई है कि अब बच्चे, उत्तर प्रदेश का बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, बंगाल का बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। तो उनकी जो भारतीय भाषाओं को चुनौती, किसी भारतीय भाषा की दूसरी भारतीय भाषा को चुनौती नहीं थी। बंगाली को हिंदी से नहीं थी, गुजराती को मराठी से नहीं थी। अब सारी भारतीय भाषाओं की चुनौती जो है, वो अंग्रेजी से है, क्योंकि ज़्यादातर गार्जियन, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, अपने बच्चों को अब अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा रहे हैं। जबकि ये घोषित बात है कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने से बच्चे का सही विकास नहीं हो सकता है, छोटे बच्चे का। लेकिन अब आजीविका का संकट है, जब हम देखते हैं कि जो अंग्रेजी पढ़ लेता है थोड़ी बहुत, तो उसे 2-4 पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं। तो हम तो रोज़गार परक शिक्षा के बारे में सोचते हैं, तो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो अगर सरकार वाक़ई चाहती है कि भारतीय भाषाओं के माध्यम से प्राइमरी एजुकेशन मिले, तो उसको अगर दृढ़ता से इम्प्लीमेंट करना है, व्यावहारिक रूप से इम्प्लीमेंट करना है, तब तो फिर इंग्लिश मीडियम पे रोक लगानी पड़ेगी। तो अगर सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में प्राइमरी की पढ़ाई पर अंग्रेजी माध्यम पर रोक लगा देती हैं, तभी ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा कि वो अपने-अपने माध्यम से पढ़ सकें, वरना एक खाई बनी रहेगी। एक बड़ा गरीब तबका जो बच्चों का है, वो हिंदी मीडियम से या गुजराती मीडियम से या मराठी मीडियम से पढ़ेगा और जो थोड़ा-सा 4 पैसा कमाने वाले हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके बच्चे अंग्रेजी मीडियम से पढ़ेंगे। क्योंकि ये वाली शिक्षा नीति ये भी कहती है कि हमको सबको समान अवसर देने हैं। पिछली वाली भी कहती थी, उसके पिछली वाली भी कहती थी। तो समान अवसर में ये बाधा है। तो अभी तो नहीं लग रहा कि सरकार इंग्लिश मीडियम पे कोई पाबंदी लगाने वाली है। अब ये बात जो है ये कि जो बहुत चर्चा चूँकि आ गई कि बच्चों को अपनी-अपनी भाषा में पढ़ना चाहिए, तो अब हम ज़रा नेहरू जी पे वापस चलते हैं और वहाँ से शुरू करते हैं कि जब नेहरू जी शिक्षा नीति बना रहे थे या भारत की पूरी चीज़ें तैयार कर रहे थे, तो उनकी सोच किस तरह की थी? तो जैसा कि अब आप लोग जानते ही हो कि मैं नेहरू मिथक और सत्य का लेखक हूँ और उस किताब को लेके, ये जो कई लोग नए भी सुन रहे होंगे, तो ये है नेहरू मिथक और सत्य। तो ये किताब अक्सर बताती रहती है, बहुत लोग पढ़ चुके हैं। अभी आपको यही बता दूँ कि ये मेरे पास नया संस्करण किताब का आ गया है, नया रीप्रिंट आ गया है और ये 8वीं बार साल, डेढ़ साल के अंदर मेरे हाथ में छप के आई है। ये आप सबका मोहब्बत इस किताब को मिल रही है। तो अ, मैं खुद बधाई ले लेता हूँ आप लोगों की तरफ से और आप लोगों को भी, क्योंकि हिंदी में लोग कहते पढ़ते-अढ़ते नहीं हैं, तो मेरे जैसे अनाड़ी लेखक को लोगों ने पढ़ लिया, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई।
तो अब इसमें हम आते हैं कि साहब, जो पूछा जा रहा है कि तालीम कैसी होगी, क्या होगी? तो 15 मार्च 1948, 13 से 15 मार्च 1948 को सेवाग्राम में एक सभा हुई थी, जहाँ सारे कांग्रेसी, मानो उस ज़माने के सारे बड़े नेता मौजूद थे। पटेल अकेले नहीं थे, वो बीमार थे, हार्ट अटैक आया था। तो इसमें डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, जो तालीमी संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, महात्मा गांधी ने भी पढ़ाई के लिए बहुत तैयारियाँ की थी, पूरे जीवन लगे रहे। तो तालीमी संघ के अध्यक्ष थे, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, उन्होंने सवाल किया नेहरू जी से। हम जानना चाहते हैं कि बुनियादी तालीम के बारे में हुकूमत का रवैया साफ तौर पर क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि आपकी सरकार बुनियादी तालीम चाहती है और कुछ कहते हैं कि नहीं चाहती। आपका रुख हमको साफ-साफ मालूम होना चाहिए। हम लोग तालीम का काम करने वाले तालीमी संघ का काम अहम समझते हैं। हमको ही मौका दें, यह जिद नहीं। हम अपनी तो वो कहते हैं कि हमें ही आप दो या ना दो, तो मैं इस पे कोई वो नहीं है, लेकिन काम क्या होगा सो आप हमें बताएँ। तो अब नेहरू जी उन्हें कहते हैं कि वो कैसी शिक्षा चाह रहे हैं आगे बढ़ाते हुए। तो एक मैं वहाँ उन्होंने जवाब दिए, उन जवाबों में बाद में आऊँगा, लेकिन एक जवाब नेहरू ने दिया है 6 दिसंबर 1948 को मुख्यमंत्रियों को, जो पत्र लिखा करते थे नेहरू जी हर पखवाड़े पे, तो उसमें वो एक तरह से देश की नीति भी तय करते थे और सरकार की भी करते थे और हमारा भविष्य भी तय करते थे। तो बड़े दस्तावेजी महत्व के और पत्र हैं, तो उसमें वो लिख रहे हैं, भाषा का सवाल बहुत लंबे तर्क-वितर्क का विषय बन गया है। मैं इस पर तफ़सील से बात करना नहीं चाहता, लेकिन एक पक्ष पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि राज्य की यह बुनियादी नीति होनी चाहिए कि बच्चे की बुनियादी शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही हो। ऐसा करने पर बहुत से बच्चों को इससे फ़ायदा होगा। इस बात पर इससे कोई लेना-देना नहीं है कि उस राज्य या प्रांत की भाषा क्या है। तो अगर अभी इस शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि महाराष्ट्र के बच्चे को मराठी में पढ़ाया जाए और उड़ीसा के बच्चे को उड़िया में पढ़ाया जाए, तो नेहरू जी ये बात अपने समय में कह रहे थे और लागू कर रहे थे, और इतना ही नहीं कर रहे थे, वो एक बात और जोड़ रहे थे कि अगर महाराष्ट्र में हिंदी भाषी बच्चे रह रहे हैं, तो सरकार मराठी बच्चों के लिए मराठी में पढ़ाने का इंतजाम कराए, और अगर वहाँ हिंदी भाषी बच्चे हैं, तो उन्हें हिंदी में पढ़ाने का इंतजाम भी सरकार कराए। ये वो उसमें नेहरू जी कह रहे हैं। अब वो आगे कहते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर कलकत्ता में या बम्बई में बहुत से तमिल बच्चे रहते हैं, तो राज्य को उन्हें तमिल में ही शिक्षा दिलाने का इंतजाम करना चाहिए। वो एक कदम आगे बढ़ के बात कह रहे थे, जो अभी इस शिक्षा नीति में आई नहीं है। हो सकता है 2040 तक ये इम्प्लीमेंट होगी, तो उसके बाद आएगी। माने नेहरू जी की ने ये सन 48 में कहा है, तो उनके कहने के 96 साल 95 साल बाद या एक शताब्दी बाद इस पे अमल होने की शायद इस देश में गुंजाइश बने। तो ये सब बातें कहते हैं, लेकिन ये तरीका आगे बढ़ के मैं समझता हूँ कि अगर इस बात को अपना लिया जाए, तो भाषा के हमारे बहुत से झगड़े सुलझ जाएँगे। ज़ाहिर है हम इस सिद्धांत को तत्काल लागू नहीं कर पाएँगे, लेकिन यह एक सही सही तरीके के तौर पर स्वीकार किया जाना चाहिए। तो नेहरू जानते थे कि अभी नई-नई शिक्षा नीति आनी है, अंग्रेज़ों को हटाना है, भारतीय भाषाओं में लाना है, भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम डेवलप होने हैं, स्कूल बनने हैं, मास्टरों की भर्ती होनी है। तो उस समय तो सब काम एक बंजर ज़मीन पे बात हुई थी कि एक फसल लहलहाएगी। तो पहले बंजर ज़मीन पे तो पहले हल चलेंगे, उसके पत्थर हटाए जाएँगे, खाद बीज पड़ेंगे, तो वो उस काम में लगे थे, लेकिन विज़न उनका साफ था। इसीलिए उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है कि हम इस सिद्धांत को तत्काल लागू नहीं कर पाएँगे, लेकिन इसमें समय लगेगा। ये उनका भाषा वाला जो भी प्रश्न आ रहा है, उसको लेके वो बात गांधी कह रहे हैं। दूसरा, जब-जब शिक्षा नीति आती है, तो हम लोगों के मन में ये भी बहुत अ बातें आती हैं कि भई कैसे इसमें वो इतिहास कैसे आएगा और विज्ञान कैसे पढ़ाया जाएगा और अंग्रेजी का प्रयोग करना है कि नहीं करना है, साइंस के कैसे इस्तेमाल होना है। तो इसमें मैं संस्कृत को लेके जो नेहरू जी ने विचार रखे थे और संस्कृत की ताकत वो बता रहे हैं, तो कई लोगों को लगता है वो तो अंग्रेजी ना थे, तो इसलिए मैं ज़रा ये आपसे लिबर्टी लेके ये बात कह लेता हूँ। और ये नेहरू जी का स्टाइल था, और जो सुकरात और बुद्ध और महावीर के ज़माने से चला आ रहा है, और हमारी उपनिषदों की परंपरा भी है कि कोई भी विद्वान अपने आप को विद्वान नहीं कहता। वो नेति-नेति ही कहता है, ना इति, ना इति। जितना मैं जानता हूँ इतना ही नहीं है, आगे बहुत कुछ होगा। तो नेहरू जब-जब ये कहेंगे कि मैं फलाँ भाषा नहीं जानता हूँ, मैं फलाँ चीज़ नहीं जानता हूँ, तो बराए मेहरबानी आप ये ना समझ लीजिए कि वो जानते नहीं थे। ये बड़े लोगों का बड़प्पन होता है। सुकरात ने तो, अगर प्लेटो की आप पढ़ें, डेथ एंड डिफेंस ऑफ सोक्रेटिस, जो पहली किताब थी जिसका महात्मा गांधी ने अनुवाद किया, एक सत्याग्रही की डायरी, तो उसमें विद्वान की परिभाषा जो सुकरात ने बताई है, जिसके लिए उसे ज़हर का प्याला पीना पड़ा, तो उसने यही कहा कि मैं ये जानता हूँ कि मैं विद्वान नहीं हूँ, इसीलिए मैं विद्वान हूँ। बाकी लोग विद्वान हैं और वो ये सब मानते हैं कि वो विद्वान हैं,
इसीलिए वो विद्वान नहीं है। तो जो अपने आप को विद्वान समझ ले उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है, और जो मानता रहे कि मैं शिक्षार्थी हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, वही विद्वान है। तो अब मैं पढ़ना शुरू करूँगा, तो इसी आलोक में ज़रा सुनिएगा। वैसे नेहरू जी कह रहे हैं, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा संस्कृत नहीं आती, फिर भी मैं संस्कृत का बड़ा मुरीद हूँ। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में संस्कृत को बड़े पैमाने पर पढ़ा जाएगा, न सिर्फ इसके विशाल खजाने के लिए, बल्कि इसकी सूक्ति परकता के लिए। संस्कृत साहित्य का इतिहास जबरदस्त है। इसे शुरुआती समय से अब तक के भारतीय लोगों का इतिहास भी कहा जा सकता है। इस समय मैं इसके कथ्य की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसके ढांचे और शब्द भंडार की बात कर रहा हूं। अगर हम वैदिक संस्कृत की बात करें, तो उसमें बहुत कम शब्दों में बात कहने का जबरदस्त ताकत है। तो नेहरू और जो पूरी दुनिया संस्कृत की जिस वैदिक संस्कृत की ताकत पर रिझी, वो उसकी सूक्ति परखता थी। माने गागर में सागर भरने की जो क्षमता वैदिक संस्कृत में है, वो उस जमाने की अन्य भाषाओं में कम है। आजकल तो हम लोग एक बात को 10-10 वाक्यों में कहने में, लफ़्फ़ाज़ी करने में, जुमले उछालने में समझते हैं कि कोई बड़ी बात कह दी गई है। वो बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात तो होती है कि शब्द बहुत कम हों और बहुत गहरे हों और गहरे अर्थ समाहित किए हों, उसी का दुनिया में सम्मान होता है। उसी बात को, ताकत को नेहरू जी कह रहे हैं। उसके बाद यह मधुर क्लासिक संस्कृत में विकसित होती है। तो मधुर क्लासिक संस्कृत से उनका आशय कालिदास वगैरह से है। ये बहुत ही खूबसूरत और सूक्तिपरक है। वहाँ भी भाषा खूबसूरत भी हो गई और सूक्तिपरक भी संस्कृत है। बाद में यह सूक्तिपरकता घटती चली जाती है और लंबे और बनावटी वाक्य आने लगते हैं। धीरे-धीरे इसकी धार कुंद होती है और उसकी जगह बनावटी उद्धरण आने लगते हैं। इससे अंदाजा लगता है कि किस तरह भारत के लोग धीरे-धीरे अपना पैनापन और सटीकता खोते जा रहे हैं और उनके विचार ढीले-ढाले और बिखरे हुए होते जा रहे हैं, जिनसे कुछ हासिल नहीं होता। तो नेहरू अपनी शिक्षा नीति को ले जा रहे हैं विचारों की तरफ, कि जिसमें तथ्य की गहराई हो, कंटेंट की गहराई हो, वही शिक्षा नीति है। और अगर शिक्षा है, उसी में विचार है। लंबे-लंबे डायलॉग मारना कोई विचार नहीं है, उसको दुनिया पूछती नहीं है। और भी इस किताब में आप पढ़ेंगे तो बहुत सी बातें इसमें आएँगी। और इसमें एक बात जो अभी इस शिक्षा नीति में जो नई वाली में आई है, उसमें ये भी कहा गया है कि ऐसी रहे कि साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ने में आसानी रहे। आप अगर राजीव गांधी के भी उस ज़माने के भाषण देखें तो ऐसी बातें मिलेंगी। इंदिरा जी के भी आप देखें तो ऐसे ही कहेंगे। और भारत की परंपरा चूँकि मैं तो इंदिरा जी या नेहरू या राजीव गांधी या मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी या अटल बिहारी वाजपेयी क्यों कहें, हम तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर तक जाएँ, हम राजा राममोहन राय तक जाएँ और वहाँ से देखें कि हम शिक्षा में चाहते क्या थे, और उससे पहले भी विद्वान रहे हैं। तो उन तक जाना, हम अगर जा सकते हैं तो हम ज़रूर जाएँ। तो अब वो आगे कह रहे हैं कि दूसरी बात ये है कि अगर हमारी भाषाओं और साहित्य को विकसित होना है, और ये जो किसी भी शिक्षा नीति का जो उद्देश्य होना चाहिए, वो मैं नेहरू का उद्देश्य यहाँ बता रहा हूँ। कि दूसरी बात यह है कि अगर हमारी भाषाओं और साहित्य को विकसित होना है, आगे बढ़ना है, तो यह ज़रूरी है कि दूसरे देशों की भाषाओं के साथ हमारा संपर्क बढ़ना चाहिए। मैं सिर्फ यह नहीं कहता कि अंग्रेजी से ही ताल्लुक हो, दूसरी विदेशी भाषाओं से भी ताल्लुक होना चाहिए। अब जो बात कह रहे हैं वो बहुत ही प्रासंगिक है। आज का हाल यह है कि सारी यूरोपीय भाषाओं में अंग्रेजी की पहुंच सबसे ज़्यादा है। हमारे देश में भी बड़ी संख्या में लोग इसे बोलते हैं, तो क्यों ना हम इस भाषा का पूरा फ़ायदा उठाएँ। यह तो फ़ायदा उठाने का ये है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है, इसने इसका पूरा फ़ायदा उठाया है। इसमें जैसे एक टर्म आई है दीक्षा, तो नाम हिंदी का है लेकिन दीक्षा का जब आप फुल फॉर्म करेंगे, तो वो अंग्रेजी में है। जैसे हमारे यहाँ नीति आयोग बना, तो नीति का फुल फॉर्म हिंदी में नहीं है, उसका फुल फॉर्म अंग्रेजी में है। तो अंग्रेजी का जैसा लाभ अभी हम लोग उठा रहे हैं, भले ही हिंदी हिंदी की नारेबाजी होती हो, लेकिन पूरा लाभ हम अंग्रेजी का ही उठा रहे हैं। जितना नेहरू जी नहीं चाहते थे, उससे ज़्यादा लाभ हम अंग्रेजी का उठा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग इसे बोलते हैं, तो क्यों ना हम इस भाषा का पूरा फ़ायदा उठाएँ। यह तो हर वक़्त ही काम की रही होगी, लेकिन इस क्रांतिकारी वक़्त में यह ज़्यादा ही काम की होती जाती है। जब मैं क्रांतिकारी कहता हूँ, तो कहने का मतलब है कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और उस जगह पहुँच रही है जब कोई चीज़ आज तो नई दिखाई देती है, लेकिन कल ही वह चीज़ पुरानी हो जाती है। अब इसको समझो, नेहरू जी सन 50 में ये बातें कह रहे हैं। आज आप देखो, आप एक मोबाइल खरीदते हो, आपके घर तक आते-आते दूसरा लॉन्च हो जाता है। आप अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो, आपके करते-करते दूसरा सॉफ्टवेयर आ जाता है। या खोज के मामले में हम आज एक हवाई जहाज़ मँगाते हैं लड़ाई करने के लिए, जब तक उसकी डिलीवरी होती है देश में, तब तक दूसरा देश उससे तेज़ हवाई जहाज़ बना लेता है। ऐसी मिसाइलों की स्थिति है, साइंस की खोज की स्थिति है, कोरोना की दवाई की स्थिति है। तो चीज़ें इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो उसमें हम फँसे रहे हैं कि अगर फ्रेंच में ये इसकी रिसर्च आई है, तो हम इसे कैसे मान लें? हम तो हिंदी में आएगी तब मानेंगे, तो भई हम बैठे रहें।
तो उसका तरीका आगे नेहरू बता रहे हैं कि क्या करना है ये। लेकिन कल ही वह चीज पुरानी हो जाती है। यह चीज मशीनों पर लागू होती है। वैज्ञानिक एक चीज की खोज करते हैं और जल्द ही दूसरी कोई नई खोज आकर उसे पुराना बना देती है। नतीजा यह होता है कि आप जो खोज करते हैं वह किताब छपने से पहले ही पुरानी पड़ जाती है। मैं यहाँ कविता की बात नहीं कर रहा हूँ, साइंस और टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। अगर इस तरह के वक्त में आप बदलती दुनिया के साथ कदमताल करना चाहते हैं, तो आपको दुनिया भर के देशों की सैकड़ों पत्रिकाएं और जर्नल पढ़ने होंगे। तभी आप जान पाएंगे कि दुनिया में दिन ब दिन क्या हो रहा है। और उसमें फिर नेहरू आगे कहते हैं कि अंग्रेजी इसलिए पावरफुल नहीं है कि सब कुछ अंग्रेजी में ही होता है। अंग्रेजी की पावर ये है कि फ्रेंच में, जर्मन में, इटालियन में, चाइनीज में, जापानी में, किसी भी भाषा में कोई नई चीज आती है। चीज तो मन के मनुष्य के विचार से आती है। तो कोई भी मान लीजिए जर्मन में लिखा होगा आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल पहले आई जनरल बाद में आई। तो अंग्रेज ये नहीं बैठा रहेगा कि अब वो जर्मन में आई है तो हम देखेंगे, वो तुरंत उसका गुणवत्ता परक अनुवाद अपनी भाषा में कर लेगा। वो फ्रेंच का कर लेगा। तो अंग्रेजी बहुत तेजी से बहुत क्वालिटी का अनुवाद करने की भाषा भी रही है। तो उसने अपना ज्ञान और दुनिया भर में जो ज्ञान था उसे हासिल करने में कोताही नहीं बरती। और जैसे आप देखो, आपकी गीता है, हमारी वेद हैं, हमारे उपनिषद हैं, तो जर्मन्स ने इनका बहुत अनुवाद किए, फिर वहाँ से अंग्रेजी में हो गई। तो उन्हें जहाँ ज्ञान मिलता है अंग्रेज को, या जो भी पढ़ने लिखने वाला होता है, उसे वहाँ से फटाक से वो अपनी भाषा में ले आता है। तो सवाल क्या है कि क्या आपका विचार में दम है कि नहीं है? जहाँ बड़ा विचार होगा, किसी भाषा में आए, मैं बुंदेलखंड का हूँ, बुंदेली में आए, कबीरदास जी कोई वो खड़ी बोली में लिख रहे थे कि संस्कृत, उसमें अंग्रेजी में या संस्कृत में लिख रहे थे। विचार बड़ा था तो दुनिया उसका अनुवाद करती है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस तो अवधी में लिखी, पूरी दुनिया उसे पढ़ना चाहती है। गीता संस्कृत में है लेकिन दुनिया की भाषाओं में उसका अनुवाद है। कामसूत्र आपका संस्कृत में है लेकिन दुनिया में बेस्ट सेलर किताबों में शामिल है। तो क्यों शामिल है? जहाँ विचार यूनिक होगा, अलग होगा, गहरा होगा, जिसके प्रति लोगों की लालसा होगी, तो बात भाषा में नहीं है, बात आपके शोध में और आपके विचार में है। यह बात नेहरू कह रहे हैं और जो लागू होती है। तो अब सवाल ये है कि क्या हम ऐसी कोई शिक्षा नीति बना सकते हैं कि जिसमें ऐसे लोग पैदा हों कि जिनके विचारों को समझने के लिए लोग हमारी तरफ भागें। ये नेहरू इसमें आगे लिख रहे हैं कि दरअसल मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि भाषा का सवाल तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम दुनिया के विचारों और सोच के साथ रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं। अगर हम खुद को थोड़ा भी अलग थलग कर लेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया से हमारा ताल्लुक ज्यादातर अंग्रेजी भाषा के जरिए ही है। मैं चाहता हूं कि हम इसी तरह का रिश्ता दूसरी प्रमुख यूरोपियन भाषाओं से, जैसे फ्रेंच, जर्मन और रूसी भाषा के साथ बनाएं। अगर हम खुद को विचारों की दुनिया से अलग कर लेंगे तो हम दुनिया में हो रही तरक्की से खुद को काट लेंगे। ऐसे में हम साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रही तरक्की से अछूते रह जाएंगे। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले कहा था कि हार्वर्ड के सामने हमारा हार्ड वर्क जीत गया। ये उन्होंने कहा था, तो इससे हमें लगा था कि शायद विदेशी यूनिवर्सिटीज के प्रति या विदेशी जो काम के प्रति वो एक कोई रिजिडनेस रखते हैं, उन्हें लगता है कि हम सब भारत में ही पैदा करें। लेकिन ये जो नई शिक्षा नीति आई है, इसने पहली बार वो काम किया जो ना नेहरू कर पाए, ना इंदिरा गांधी कर पाई, ना अटल बिहारी वाजपेयी कर पाए, कि विदेशी यूनिवर्सिटियां भारत में खुलें। तो मुझे लग रहा है कि इस बीच कुछ भारत सरकार की वैचारिक दृष्टिकोण में बदलाव आया है। क्योंकि अगर हम कहते थे कि हार्वर्ड नहीं हार्ड वर्क, कहने में एक अच्छा तुक थी इसमें, लेकिन इशारा था कि भाई हम विदेशी यूनिवर्सिटियों के भरोसे नहीं रहेंगे, हम यहाँ मेहनत से अपनी पढ़ाई करेंगे। लेकिन इस शिक्षा नीति जो 2020 में आई है, इसने ये कहा है कि हम विदेशी यूनिवर्सिटियों को भारत में आने की अनुमति देंगे। इसका मतलब मुझे लगता है कि कोई सरकार की सोच में या प्रधानमंत्री की विजन में कुछ ना कुछ फर्क आया है। दूसरी बात, हिंदी की बहुत बात होती है, लेकिन इसमें जो हिंदी का ड्राफ्ट में पढ़ रहा था, उसमें विजन शब्द बार बार आया है, उसमें दर्शन या दृष्टि शब्द नहीं आया है। तो अब हमारी दृष्टि विजन हो गई है। अब हम हिंदी या भारतीय भाषाओं में नहीं सोच रहे हैं, हम अंग्रेजी में ही सोच रहे हैं। ऐसा मुझे इस शिक्षा नीति से लगा। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें मैंने बताई भाषा और आपकी इसको लेके, टेक्नोलॉजी को लेके। फिर नेहरू जो हिंदी के सवाल हमेशा आएगा, भारतीय भाषाओं को झगड़ा शुरू हो जाता है, तो वो अनुवाद को लेके बहुत परेशान थे। उन्होंने जीवी मावलंकर को एक पत्र लिखा जिसमें वो कहते हैं कि ये जो अनुवाद हो रहा है संविधान का, ये ऐसा हो रहा है कि मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कौन से शब्द हैं। अगर इतने क्लिष्ट शब्द लिखे जाने हैं जिन्हें हिंदुस्तानी बोलने वाला या हिंदी उर्दू बोलने वाला
भारत में रहने वाला कोई आदमी समझ ही नहीं सकता है, तो फिर हम अंग्रेजी में ही पढ़ लें इसे। और आगे वो कहते हैं कि बहुत अच्छा यूनिक मौका था हमारे सामने हिंदी की तरक्की करने का, लेकिन वो तरक्की हो नहीं पा रही है, हम लोग भाषा के झगड़े में पड़े हुए हैं। तो उस समय नेहरू खराब अनुवाद से बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उनकी जो परेशानी सन 48 और सन 50 में थी, जब मैं ये नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट देखता हूँ, तो अगर आप लोग आज्ञा दें तो इसका एक पैराग्राफ पढ़ दूँ, मुझे अगर आप लोग तुरंत समझ जाएँ इसे बिना समझाए, तो मैं समझ जाऊँगा कि नेहरू जी वाली जो समस्या थी वो खत्म हो गई है। इसका पहला पैराग्राफ मैं पढ़ रहा हूँ नई शिक्षा नीति का परिचय के नीचे का। इससे आपको पता चलेगा कि अनुवाद की जो उस ज़माने में समस्या थी, वही अभी है। इस हिंदी को कोई हिंदी भाषी अगर समझ जाए, तो मैं उसे प्रणाम करूँगा। शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है। आप मुझे पूरा भरोसा है कि आप सारी बात समझ गए होंगे जितनी मैंने पढ़ी है अब तक। मैं थोड़ा-सा नाजानकार हूँ तो मैं नहीं समझ पाता हूँ। सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा वह उचित माध्यम है जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है। अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर रहेगा। अब मुझे नहीं पता कि किसी बाप ने आज तक अपने बेटे से ये कहा कि बेटा मैं तुम्हें उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना चाहता हूँ। अगर आपने अपने परिवारों में इस भाषा का प्रयोग किया हो तो निश्चित तौर पे मैं तो आपको प्रणाम करूँगा। तो ये सिर्फ़ वानगी है, इसके बाद इसमें आगे चल के ऐसे ही ऐसे और कठिन आते जाते हैं। ये सिर्फ़ ये बताते हैं कि हमारी शिक्षा नीति अंग्रेजी में बनाई गई है, जिसका हिंदी और भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है और अनुवाद भी विशुद्ध रूप से सरकारी अनुवाद है, जिसमें इस बात का ख्या जहाँ-जहाँ आता है कि रुचिपूर्ण बनाना है। शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में। तो रुचिपूर्ण तो लिखा जाता है लेकिन वाक्य ऐसा होता है कि आदमी समझ ही ना पाए। तो रुचि भी अरुचि और कुरुचि की तरफ चली जाए, ऐसा अनुवाद हो रहा है। तो अभी भी हमारे सामने वही चुनौती है जो नेहरू जी के ज़माने में थी कि किस तरह से आप अपनी भाषा को अपने लोगों तक पहुँचा सकें। ये कुछ चीज़ें इसमें आई हैं। अब साइंस टेक्नोलॉजी पे बड़ा ज़ोर है। तो अब ये हुआ साहब, अगर आप लोग अनुमति दें और नहीं देंगे तो मैं ले ही लूँगा कि जब आईआईटी खड़गपुर, क्योंकि उनकी शिक्षा नीति में इसमें तो आया कि हम विदेशी संस्थान लाएँगे, लेकिन नेहरू जी ने तो अपने ज़माने में भाई आईआईटी बनाए, आईआईएम बनाए, आईआईएससी भी उनके समय में आ गया था, एम्स भी बन गया था। मैंने मेडिकल शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा और साहित्य अकादमी, कला अकादमी, ये सब अकादमियाँ बनी, तो साहित्य, संगीत, कला की शिक्षा, फिर स्पोर्ट्स की भी चीज़ें बनी थी, तो खेल की शिक्षा, इन सब पर नेहरू ने ना सिर्फ ध्यान दिया था, जोर दिया था, बल्कि इनके लिए टॉप क्लास संस्थान बनाए। टॉप क्लास मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब तो नेहरू जी को गुज़रे हुए भी 56 साल हो गए हैं और जब वो प्रधानमंत्री बने थे उस बातों को भी 70-75 साल हो गए हैं। लेकिन जो संस्थान उन्होंने बनाए, आज भी वही संस्थान देश के टॉप संस्थान हैं। तो इसका मतलब शिक्षा जो वो लागू करना चाहते थे, जो संस्थान वो बना रहे थे, वो उन्होंने ऐसे कुछ हिसाब-किताब से बनाए कि वो आज तक नंबर 1 बने हुए हैं। उनके बाद उनकी बेटी आई, उनका पोता आया, उनके और पार्टी के लोग आए, उनकी विपक्षी पार्टियों के लोग आए, उनसे नफ़रत करने वाले लोग आए, सब आए। लेकिन कोई उनसे बड़ा संस्थान नहीं बना पा रहा है और जो दुनिया में दिखाई दे, ऐसी कोई बात नहीं आई। तो इससे हम समझ सकते हैं कि नेहरू की शिक्षा नीति कितनी दृढ़ थी। तो आईआईटी खड़गपुर का शिलान्यास करने वो गए थे नेहरू जी। तो इधर ही जो है, तो ये उस समय के आज आप देखें कि ज़्यादातर हमारे आईएएस जो हैं वो पहले आईआईटी में पढ़ते हैं लड़के, फिर आईआईटी से वो आईआईएम चले जाते हैं और आईआईएम से फिर वो आईएएस का इम्तिहान जो यूपीएससी वाला होता है उसे पास करते हैं और फिर वो प्रशासक बन जाते हैं। इस बात को नेहरू जी कैसे सूंघ रहे थे आईआईटी खड़गपुर के शिलान्यास के दीक्षांत समारोह के भाषण, शिलान्यास तो मौलाना आजाद ने किया था, दीक्षांत समारोह के भाषण में कह रहे हैं, मैं वो पढ़ देता हूँ। नेहरू की भविष्यवाणी, आप लोग इंजीनियर हैं और आज की दुनिया बनाने में इंजीनियरों की ज़्यादा से ज़्यादा भूमिका है। एक वक्त था जब देश के कामों और विकास में प्रशासकों ने बुनियादी भूमिका निभाई। प्रशासकों को हमेशा हमेशा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। आप उसे कम करके नहीं आंक सकते।
लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है जब अन्य किसी की तुलना में इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। बल्कि धीरे धीरे प्रशासक, इंजीनियर और इसी तरह के दूसरे भेद भी धुंधले पड़ जाएंगे। मैं देखता हूं कि भविष्य के हमारे बहुत से प्रशासक ऐसे इंजीनियर होंगे, इसे कहते हैं दृष्टि। दृष्टि का अंग्रेजी में अनुवाद करके उसे विजन लिख देने से विजन नहीं आ जाता। विजन तो तभी आता है जब आपको दिखे दूर तक का। तो नेहरू को क्या दिख रहा है, सो मैं पढ़ता हूं। मैं देखता हूं कि भविष्य के हमारे बहुत से प्रशासक पेशे से इंजीनियर होंगे और हमारे बहुत से इंजीनियर प्रशासन में दक्ष होंगे, क्योंकि आज देश के बड़े बड़े काम हर तरह की इंजीनियरिंग परियोजनाओं से जुड़े हैं। हम एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। इसमें भी लिखा है कि हमें भारत का निर्माण करना है। इसके पहले की शिक्षा नीति में भी लिखा है कि हमें भारत का निर्माण करना है। और नेहरू जी लिख जितना रहे हो लेकिन कर रहे थे, तो वो बात दोहरा देते थे कि हमें भारत का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे प्रशासक जिन्हें इंजीनियरिंग का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, वह प्रशासन में बहुत मदद नहीं कर पाएंगे। आप पाएंगे कि जब कोई देश टेक्नोलॉजी के स्तर पर विकसित हो जाता है, तो इंजीनियर और वैज्ञानिक इंजीनियरिंग और विज्ञान के अपने दायरों के बाहर भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो अभी इस वाली नीति में यह है कि इंटरडिसिप्लिनरी ज्ञान हो लोगों को। माने मैंने हिंदी पढ़ी है तो थोड़ी मुझे संस्कृत भी आए, और मैं इंजीनियर हूँ तो मुझे थोड़ा-सा जो रोड साइंस का भी पता हो, मुझे थोड़ा डॉक्टरी का भी पता हो, क्योंकि समाज के काम तो एक-दूसरे से मिलके करता है। तो इसी बात को नेहरू उस समय समझा गए थे कि इस तरफ ले जाना है। इस शिक्षा नीति में भी यही बात कही गई। मैं तो देखता हूँ कि नेहरू जी को बड़ी श्रद्धांजलि जैसी लग रही है शिक्षा नीति मुझे। तो वो कहते हैं कि आप पाएँगे कि जब कोई देश टेक्नोलॉजी के स्तर पर विकसित हो जाता है, तो इंजीनियर और वैज्ञानिक इंजीनियरिंग और विज्ञान के अपने दायरों के बाहर भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। भारत में भी यही होने वाला है। तो अब लोगों को अपने दायरे से बाहर की भूमिका भी निभानी है। लेकिन अंततः नीति ये ब्यौरे नहीं होते हैं। नीति का मतलब होता है नीति वाक्य, जैसे हम कहते हैं सत्यमेव जयते, यह नीति का वाक्य है। अहिंसा परमो धर्म, यह नीति का वाक्य है। अत्थि शस्त्रम परस्परम, ये हो सकता है मैं उसका हिज्जा कुछ गलत बोल रहा हूँ, ये महावीर का वाक्य है कि शस्त्र उत्तरोत्तर तीक्ष्ण होते जाएंगे, ये नीति के वाक्य हैं। तो हम जब पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, बच्चों को बदलाव करना है शिक्षा नीति में, तो हम किस लिए कर रहे हैं, उस बात को समझना पड़ेगा। वहाँ नीति का वाक्य आएगा और वो बता रहा हूँ कि इसमें जो नीति का वाक्य नेहरू इस पैराग्राफ में बोल रहे हैं, दीक्षांत समारोह के आखिरी जो पैरा है उनके भाषण का, उसमें बोल रहे हैं। और एक रोजगार वाला आज पढ़ा होगा आपने अखबारों में, आसमान प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम ऐसे लोग नहीं बनाएंगे जो रोजगार मांगेंगे, हम ऐसे लोग बनाएंगे जो रोजगार पैदा करेंगे। तो ये हाईलाइट में नहीं है शिक्षा नीति की। शिक्षा नीति में तो यही है कि हम ऐसे नागरिक बनाएंगे जो संविधान की बात माने। ये उसकी छोटी सी बात थी जो हाईलाइट होकर बाहर आ गई। खैर, तो नेहरू जी जब वहाँ गए आईआईटी खड़गपुर के दीक्षांत समारोह में, तो वहाँ के डायरेक्टर ने उनसे पूछा कि साहब ये लड़के पढ़ तो रहे हैं, सब बातें हैं, तो इनकी नौकरी के इंतजाम कैसे होगा? ये उन्होंने नेहरू जी से शुरू में पूछ दिया और ये बात नेहरू जी को अखर गई। और मैं चाहता हूँ कि देश के हर प्रधानमंत्री को, हर मुख्यमंत्री को, हर वाइस चांसलर को ये बात अगर अखरने लगे, तो देश में बेरोजगारी की ऐसी स्थिति हो ही नहीं। तो नेहरू ने कहा कि आपके डायरेक्टर या किसी दूसरे सज्जन ने मुझसे कहा कि जो लोग इस इंस्टीट्यूट से स्नातक होकर निकलेंगे, उनके रोजगार का क्या इंतजाम होगा? तो नेहरू कहते हैं कि अगर हम इतना महँगा संस्थान बनाते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और फिर उन लोगों की सेवाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब तो फिर सरकार या जिसे भी इस बारे में काम करना है, उसका पूरा तंत्र ही गड़बड़ माना जाएगा। तो अगर किसी को आईआईटी खड़गपुर में मैं पढ़ाऊँ, उस पे पैसा खर्च करूँ और उसके बाद उसे नौकरी ना दिला पाऊँ, तो फिर तो मेरा सारा सिस्टम ही फेल है, ये नेहरू कबूल करते हैं। लोगों लोगों को पहले तो खास मकसद के लिए ट्रेंड किया जाए और फिर उन्हें अधर में छोड़ दिया जाए। अब अपने यहाँ जो स्किल डेवलपमेंट का चल रहा है, अभी मनमोहन सरकार में चला है, मोदी सरकार में चल रहा है कि स्किल डेवलपमेंट हो रहा है और उससे होता कुछ नहीं अंत में, क्योंकि वो स्किल ढंग से डेवलप ही नहीं हो रही है। मंत्री बदलने पड़ते हैं और उसके नाम बदलने पड़ते हैं विभाग के, उसे कहीं-कहीं ले जाना पड़ता है। खैर, लोगों को पहले तो खास मकसद के लिए ट्रेंड किया जाए और फिर उन्हें अधर में छोड़ दिया जाए। तो ऐसी हरकत तो मैं आला दर्जे की बेवकूफ़ी मानूँगा कि हम एक संस्थान खोलें, उसमें टॉप क्लास की पढ़ाई कराएँ और लड़के जो है चप्पलें चटकाते हुए घूमें। तो फिर वो कहते हैं कि आला दर्जे की मूर्खता नहीं, नेहरू कह रहे हैं आला दर्जे की मूर्खता। तो अगर आईआईटी खड़गपुर के लड़के को कहीं घूमना पड़ता है, तो नेहरू अपने आप को आला दर्जे का मूर्ख कह रहे हैं। इतना साहस भी होना चाहिए। इस समय मैं किसी और आगे नेहरू कहते हैं, इस समय मैं किसी आदमी के रोजगार के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं राष्ट्र के संदर्भ में सोच रहा हूँ। जैसे इस नीति में आया ना कि हमें राष्ट्रवादी सोच रखनी है, तो आईआईटी खड़गपुर में जो पहली आईआईटी आई, वहीं नेहरू जी बताते हैं
कि इस समय मैं किसी आदमी के रोजगार के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं राष्ट्र के संदर्भ में सोच रहा हूँ। कुछ हद तक यह चीजें आज भी हो रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले की तुलना में बहुत कमी आई है। मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है कि यह चीजें पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। हमारी बड़ी संस्थाओं को, चाहे वह सरकारी हों या कॉरपोरेशंस, इस समय इंजीनियरों और ऐसे ही दूसरे लोगों की जरूरत है। वह लगातार ऐसे संस्थानों के संपर्क में रहें और उनसे कहें कि हमें इस तरह के ट्रेंड पर्सनल्स की जरूरत है। ये क्या बात हुई जो शिक्षा नीति में आया है कि एकेडमिक शिक्षा को व्यवहारिक शिक्षा से जोड़ना है। माने जो बच्चा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में कर रहा है, उसकी पढ़ाई ऐसी हो जो मैकेनिकल वाला काम करने वाली कंपनी है उसकी जरूरतों से मैच खाती हो। ये बात इस नीति में कही है, राजीव गांधी वाली नीति में भी कही गई थी। तो बुकिश तो रहे, कंसेप्चुअल तो रहे, लेकिन ऐसा ना हो कि वो कार कंपनी कुछ और बना रही है और ऑटोमोबाइल इंजीनियर कुछ और पढ़ रहा है। तो हमारा ऑटोमोबाइल इंजीनियर वो बातें जरूर पढ़े जो उसे कार में जाके इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ आगे आगे ये कह रहे हैं कि वो जो कंपनियां हैं, ऑटोमोबाइल कंपनी है या मैकेनिकल कंपनी है, सिविल कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है, सरकारी थी उस समय, प्राइवेट भी थी थोड़ी बहुत, तो वो इन संस्थानों के संपर्क में रहें और पहले से ही बता दें कि हमें इस तरह की चीज चाहिए, ये आप पढ़ाओ। ये नेहरू ने 60 साल पहले ही इसके इंतजाम किया था। इसलिए मैं कहता हूं कि ये शिक्षा नीति उन्हें बड़ी श्रद्धांजलि है। तो वो कह रहे हैं कि चाहे हमारी बड़ी संस्थाओं को, चाहे वह सरकारी हो या कॉरपोरेशन, हर समय इंजीनियरों और ऐसे ही दूसरे लोगों की जरूरत रहती है। वह लगातार ऐसे संस्थानों के संपर्क में रहें और उनसे कहें कि हमें इस तरह के ट्रेंड पर्सनल्स की जरूरत है। माने वो ऑन डिमांड पढ़ाई कराना चाह रहे हैं, ताकि जब तक कोई व्यक्ति यहाँ अपना कोर्स पूरा करे, उससे पहले ही उसके लिए किसी दूसरी जगह पर नौकरी का इंतजाम हो चुका हो। जाहिर है कि वह अप्रेंटिस के रूप में काम शुरू करेगा, क्योंकि हो सकता है कि परीक्षाओं में उसके बहुत अच्छे नंबर आए हों, लेकिन असली काम करने में उसका हाथ उतना साफ ना हो। तो ये कोई नई बातें आज नहीं कही जा रही हैं कि शिक्षा ये है। तो जान रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, वहां जाके थोड़ा सा फर्क होता है वर्क एनवायरमेंट का। तो लेकिन अप्रेंटिसशिप तो करेगा, लेकिन पढ़ा दो उसे इतना कि वहां जाके फटाफट जल्दी से जल्दी वो काम कर सके। लेकिन किसी भी सूरत में अपनी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसे भविष्य के इंतजार में बैठने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उसे नौकरी के लिए दर दर दरख्वास्त नहीं लगानी होगी, क्योंकि देश में करने को बहुत सारा काम है। और फिर आगे नेहरू कहते हैं कि विदेश, छोटे छोटे देश भी हैं, अफ्रीका के देश हैं, वहाँ भी परियोजनाएं हो रही हैं, तो हम भारत तो बनाएंगे ही, उन छोटे मुल्कों की मदद भी करेंगे, वहाँ भी अपने इंजीनियर भेजेंगे। ये वो जो अभी आया है कि हमें टेक्निकल एजुकेशन को कंपनी के एजुकेशन से जोड़ना है, तो ये भी नेहरू का ही सपना या दृष्टि थी, जिसे हम लोग अभी लागू कर रहे हैं एक के बाद। क्योंकि इस नीति में कहा ही गया है कि 1986 की नीति के जो काम अधूरे पड़े हैं उन्हें हमें पूरा करना है। तो एक अच्छी बात है कि हमारी एक कंटिन्यूटी कम से कम शिक्षा नीति में बनी हुई है। लेकिन उससे बड़ी बात वो आखिरी में कह रहे हैं, 4 साल से कुछ ज्यादा का वक्फा हो गया, मैं इस इमारत की नींव रखने आया था, और अब जब मैं वापस लौटा हूं तो मैं भारत को देख रहा हूं। तो शिक्षा नीति संस्थान में बच्चों को और इमारतों को नहीं देखना है, भारत को देखना है। अब जब मैं वापस लौटा हूं तो मैं भारत को देख रहा हूं। इमारतों और संस्थानों को बनते देखना हमेशा ही एक गहरी तसल्ली का एहसास पैदा करता है। कुछ तरक्की ऐसी होती है जिसे आप आंख से नहीं देख सकते, लेकिन हमारी बड़ी नेशनल लेबोरेटरीज और इस तरह के संस्थानों की साफ नजर आने वाली ग्रोथ मुझे खुशी से भर देती है। मैं अपने इतिहास में भारत के इस महान रंगमंच पर एक महान नाटक का महान मंचन होते देख रहा हूँ। मैं अपने इतिहास में भारत के इस महान रंगमंच पर एक महान नाटक का मंचन होते देख रहा हूँ। यह महान नाटक विश्व के और बड़े नाटक का एक हिस्सा है। जैसा कि मैंने कहा कि जब लोग किसी महान कार्य से जुड़ जाते हैं, तो उस महानता का एक हिस्सा उनमें भी आ जाता है और वह धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। इसलिए आप सबको बड़े से बड़ा होने का मौका मिला है। वह काम जो आपको और मुझे और हम सबको मिला है, वह एक जबरदस्त काम है। अगर हम इसे सही ढंग से करेंगे, सही भावना से करेंगे, तो हम जिंदगी में अपने सही मकसद तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि ऐसे किए बिना भले ही तुम कितना भी पैसा कमा लो, नौजवानों से नेहरू ने कहा था, और भारत का हर संवेदनशील नेता ये बात नौजवानों से कहेगा और नौजवान इस बात को सुनेंगे। अगर हम इसे सही ढंग से करेंगे, सही भावनाओं से करेंगे, तो हम जिंदगी में अपने सही मकसद तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि ऐसे किए बिना भले ही तुम कितना भी पैसा कमा लो, भले ही तुम कोई भी काम कर लो, तो भी तुम सही मायने में खुद को
खुश इंसान नहीं बन सकते। तुम उद्देश्यहीन और पागल हो जाओगे। मैं और कुछ भी हूँ, लेकिन पागल नहीं हूँ। मैं पूरी तरह से काम में जुटा हुआ हूँ। केवल वही आदमी पागल होता है जिसके पास करने को कोई काम नहीं होता। तो आप अपने आप को अपने काम के साथ ज़बरदस्त तरीके से जोड़ लीजिए। एक बात जिसमें नेहरू ने कही कि आदमी बड़ा नहीं होता है, काम बड़ा होता है। जब छोटा आदमी बड़े काम से जुड़ जाता है, तो बड़प्पन के कुछ छींटे उसके ऊपर भी पड़ जाते हैं। यही उनकी शिक्षा नीति और उनकी राष्ट्र नीति का मर्म था कि हमें इतने बड़े-बड़े काम शुरू करने हैं, इतने बड़े-बड़े उद्देश्य लेके चलने हैं कि छोटे-छोटे लोग भी उसमें बड़े हो जाएँ और यही राम राज्य है। राम क्या करते, एक पुल बना रहे हैं, राम चाहे तो अपने हाथ से ऐसे उठा के ऐसे पुल बना देते। लेकिन उसमें गिलहरी भी अपना योगदान कर सके और गिलहरी को यह एहसास हो कि मैंने राम को सेना को पार करने के लिए पुल बनाया है, तो गिलहरी जो छोटा-सा तुच्छ प्राणी है, उसके अंदर भी बड़प्पन का एहसास हो जाएगा और उसका वजूद बड़ा हो जाएगा। ये राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी की है, नेहरू की है। तो बड़े कामों से छोटे लोगों को जोड़ देना, इसीलिए वो जब-जब कोई पुल बनता था, जब-जब कोई बाँध बनता था, मैंने पहले भी इन संवादों में आपसे कहा है, तो वो उस काम करने वाली महिला से, मज़दूर से ये कहते थे कि तुम मिट्टी नहीं उठा रही हो, तुम तसला यहाँ से वहाँ नहीं ले जा रही हो, तुम 2 रुपए के लिए ये काम नहीं कर रही हो, तुम भारत का निर्माण कर रही हो। जैसे ये इंजीनियर कर रहा है, जैसे ये डॉक्टर कर रहा है, जैसे ये मास्टर कर रहा है, जैसे ये अफ़सर कर रहा है, जैसे थोड़ा बहुत मैं कर रहा हूँ, उतना ही बड़ा तुम्हारा योगदान है। तो ये भावना, चूँकि इसमें कहा गया है कि संविधान की भावना इस नई वाली शिक्षा नीति में भी कहा गया है कि बच्चों में संविधान की भावना भरनी, यही संविधान की भावना है। तो ये कुछ बातें मैंने नेहरू जी की शिक्षा नीति को लेके आपसे कहीं और मैं कुछ चीज़ों की और अपेक्षा करता हूँ। इसमें एक प्रसंग आएगा कि जब साहित्य अकादमी की स्थापना हुई, तो साहित्य अकादमी की स्थापना होने के बाद नेहरू जी ने पहला काम क्या किया? बस इसी बात के साथ मैं बात खत्म करूँगा। बन गई, सब बात हो गई, मौलाना आज़ाद की शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री उनके नीचे का काम है, साहित्य अकादमी बन गई, सारा काम है। साहित्य अकादमी के बाद पहला पत्र गांधी नेहरू जी ने लिखा साहित्य अकादमी के बॉस को कि इलाहाबाद में एक कवि रहते हैं निराला, वो कलंदर तबीयत के आदमी हैं, फक्कड़ तबीयत के आदमी हैं, उनने लिखा तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो औने-पौने दाम पे उनने उसकी रॉयल्टी अपने प्रकाशकों को बेच दी है। तो भारत खूब पढ़ रहा है उन किताबों को, लेकिन उसको उसकी रॉयल्टी नहीं मिलती है और वो बड़ी मुफ़लिसी में जीवन जी रहा है। तो क्या आपकी साहित्य अकादमी उसको पेंशन बाँध देगी? तो वहाँ अगले दिन साहित्य अकादमी बनने के अगले दिन प्रधानमंत्री नेहरू ने ये पत्र लिखा है, जो लोग उन्हें हिंदी का विरोधी या इस तरह का प्रचारित करते हैं, वो इस किस्से को सुने और वहाँ से जवाब आया कि साहब हम कर तो देंगे, लेकिन वो शिक्षा मंत्री का इसमें आदेश लगना है। तो प्रधानमंत्री ने सब काम छोड़ के फिर शिक्षा मंत्री को लिखा, मौलाना आज़ाद को, साहब ऐसा-ऐसा होना है। मौलाना आज़ाद तो महान आदमी, उन्होंने तुरंत उसे पास किया। जब वो पेंशन बंध गई, तो प्रधानमंत्री ने और पत्र लिखा कि भैया वो फ़कीर तबीयत का आदमी है, उसको पैसा दे दोगे, उसके पास नकद पहुँच जाएगा, एक खाते में पहुँच जाएगा, तो किसी को दान कर देगा, किसी भिखारी को दे देगा और खुद फिर भिखारी बन जाएगा। इसलिए वो पैसा उसे मत देना, वो पैसा महादेवी जी को देना। तो महादेवी जी उनका बड़ा ख़्याल रखती हैं, तो वही उस पैसे का सही इस्तेमाल कर पाएँगी, वरना वो पैसा बेकार चला जाएगा। तो पहले पॉलिसी बनाना, पॉलिसी का लेकुना देखना और उसका इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित करना। सिर्फ़ पेंशन बाँध के प्रधानमंत्री का काम खत्म नहीं हो गया। वो कैसे डिलीवर होगी, इसकी फ़िक्र भी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहा था। ये उसकी शिक्षा नीति थी और ये उसकी श्रद्धांजलि थी हिंदी के इतने बड़े कवि को। सीवी रमन को जब उन्होंने विज्ञान के एक बड़े केंद्र का डायरेक्टर बनाया और उन्हें जो पत्र लिखा, तो उसमें लिखा कि आप जैसे बड़े विद्वानों का तो इसमें आना ही बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वो सारे शब्द इसमें पढ़ेंगे आप किताब में और आपको हम कैसे लें और कैसे करें, तो इतना माने कि क्या चंद ने पृथ्वीराज चौहान की स्तुति की होगी, जैसी तारीफ़ सीवी रमन की नेहरू करते हैं। और क्या तो जो है महाराज छत्रसाल ने उनकी पालकी उठाई होगी, केशव, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। तो जो प्रतिभाएँ हैं, जो विद्वान हैं, उनका सम्मान कितना करना चाहिए, ये इस शिक्षा नीति में नहीं लिखा है अलग से, लेकिन ये शिक्षा नीति का अभिन्न अंग होना चाहिए, क्योंकि हम भारतीय हैं। अगर हम जब कहते हैं राष्ट्रीयता या भारतीयता, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा और गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये शिक्षा नीति उस गुरु को ब्रह्म मान रही है कि नहीं मान रही है, ये मुझे नहीं पता। ये अभी पूरे 106 पन्ने नहीं पढ़े, जितने पढ़े उसमें मुझे नहीं मिला। ये शिक्षा नीति, वो जो गुरुजी कहलाते हैं और जो संविदा पे काम कर रहे हैं, ₹8,000 ₹10,000 और ₹20,000 प्रोफेसरी कर रहे हैं, उनके जीवन को
एक सामान्य मनुष्य की तरह खाता-पीता बनाने के बारे में कितना सोच रही है, ये भी मुझे अभी नहीं पता। और इस शिक्षा नीति में ये तो लिखा है कि इंदिरा गांधी ने जो सन 68 में कहा था और राजीव गांधी ने जो सन 86 में कहा था कि जीडीपी का 6% तक खर्चा शिक्षा पे होने लगे, वही लक्ष्य इसमें हम बढ़ाते हैं, ये तो लिखा है। लेकिन ये साफ-साफ नहीं लिखा कि भारत सरकार अपने बजट का कितना हिस्सा शिक्षा पे खर्च करेगी, कितना कंपल्सरी होगा, वह भी इस शिक्षा नीति में अभी नहीं है। ज़ाहिर है कि अभी आई है, धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ेंगी और 2040 तक लागू करना है, कोई जल्दबाजी है तो है नहीं। 20 साल में 30 से 40 के बीच में से लागू होना तो हो जाएगी, ये डिटेल्स भी हमारे सामने आएँगे। लेकिन इतना है कि सिद्धांत रूप में यह नेहरू की शिक्षा नीति के बहुत करीब है, नेहरू के विज़न के बहुत करीब है। इम्प्लीमेंटेशन में ये नेहरू के कितने करीब पहुँचेगी, यह हम इस बात से आँकेंगे कि इससे कितनी आईआईटी बनती हैं, इससे कितने आईआईएससी बनते हैं, इससे कितने आईआईएम बनते हैं, इससे कितने एम्स बनते हैं, इससे कितनी रिसर्च लैबोरेटरीज़ बनती हैं, इससे कितनी नई यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं। और फिर हम ये देखेंगे कि नेहरू के ज़माने या राजीव गांधी के पहले के ज़माने तक प्राइमरी स्कूल होता था और उसमें पढ़ाई होती थी और वहाँ से पढ़े हुए बच्चे देश के बड़े-बड़े पदों पे पहुँचते थे। मतलब वो प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, वो अफ़सर तो बनते ही थे। तो क्या इन जो शिक्षा नीति के बाद इन स्कूलों में जो नर्सरी से पढ़ाई शुरू हो जाएगी कक्षा 1 की बजाय, क्या वो बच्चे सुबह का नाश्ता और दिन का लंच करने ही वहाँ जाएँगे? या उनकी ऐसी शिक्षा-दीक्षा हो पाएगी कि वहाँ से निकला बच्चा भी डॉक्टर, विधायक, सांसद, आईएएस ये सब बन पाएगा या वो प्राइवेट के कुछ जो पैसे वालों के स्कूल हैं, उन्हीं का कब्ज़ा बना रहेगा? अगर चूँकि इसमें कहा गया कि सबको समान अवसर देना है, कि कमज़ोर को भी बढ़ावा देना है, ये राजीव गांधी ने जोड़ा था, वो अभी फिर से इसमें आया। ये तो अगर ये बात आ गई, तब ये नीति नेहरू के इम्प्लीमेंटेशन की भी मुलाकात का मुकाबला कर लेगी, क्योंकि उस समय के सारे बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़े हों, वो सब किसी न किसी काम में लगे, किसी न किसी धंधे में लगे, बड़े-बड़े पदों पे पहुँचे, वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आए थे। नेहरू नहीं चाहते थे कि जैसे उनके बाप को उन्हें विदेश पढ़ने भेजना पड़ा, वैसा उनके जो बच्चे हैं, उनके बच्चों का मतलब जो उनकी जनता है, उसे विदेश में जाके पढ़े, तभी पढ़ पाए। इसीलिए उन्होंने इंदिरा गांधी को विदेश पढ़ने नहीं भेजा था। बहुत वो तो जेल में रहते, 10-10 साल जेल में रहे, तो इंदिरा गांधी शांति निकेतन में पढ़ती थीं। और चूँकि अंग्रेज़ों के स्कूल में भी नहीं पढ़ाना था, विदेश में भी नहीं पढ़ाना था, तो जैसे वो अपनी बेटी के लिए एक शांति निकेतन ढूँढ रहे थे, वैसे ही वह मुल्क के 30 करोड़ लोगों की आबादी के लिए भी उनके शांति निकेतन ढूँढ रहे थे। तो ये शिक्षा नीति उस दिन बहुत कामयाब हो जाएगी, जिस दिन इसका इम्प्लीमेंटेशन भी नेहरू के लेवल पर पहुँच जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज काफ़ी लंबी बातचीत आपसे हो गई, कई दिनों बाद आया था तो बात कर ली, कुछ चीज़ें भटकी भी होंगी। और आपको और डिटेल हो तो इसमें बहुत से चैप्टर्स से माने 4-5 चैप्टर मिलेंगे शिक्षा नीति के आस-पास, शिक्षा राष्ट्र निर्माण पे भी आएगा। भाषा पे आपके मन में बहुत सवाल रहते हैं, उस पे चैप्टर्स मिलेंगे, साहित्य में मिलेंगे, स्पोर्ट अकेडमीज़ पे मिलेंगे, तो वो सब चीज़ें मैंने इसमें नेहरू, मिथक और सत्य में सब लिखी हुई हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, मैं इस आपसे बातचीत भी कर ही लेता हूँ। तो आप लोग देखें, समझें और इसके साथ ही इस नई शिक्षा नीति का मैं स्वागत करता हूँ और नेहरू की शिक्षा नीति को प्रणाम करता हूँ। आप लोग पढ़े-लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, शिक्षा पे चर्चा तो होती रहती है। आज की बातचीत में इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद।